Hello everyone, a very good evening. I welcome everyone to Diya Devgar IAS Academy Daily News Feed DNF. जैसा मैंने आप सभी को बताया कि हम लोगों ने ये प्रयास स्टार्ट किया है जहां पर रेगुलर बेसिस में कंटिन्यूअसली जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जो रोज का जो हेडलाइंस होता है, जो न्यूज होता है, उसको एनालाइज करना और उसके बारे में बताना। जैसा मैंने लास्ट सेशन किया था, आज भी मैं सेम सेशन कर रहा हूं। और ये जो डीएनएफ है, दिया के द्वारा इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है, जो इस जगह पे है। अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज द पीडीएफ ऑफ डेली न्यूज फीड प्रिपेयर्ड बाय दिया टीम। और इस डीएनएफ के पीडीएफ में जो हेडलाइंस होते हैं, वॉट एवर हेडलाइंस आर देयर, द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस वी आर पुटिंग अप देयर, राइट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसके बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में चर्चा करें और उसके बारे में बातचीत हो, सो दैट एक स्टूडेंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी मेन एग्जाम और एसे राइटिंग या इवन कोई भी जीएस पर्सपेक्टिव में एक इंसाइट मिल सके। सी मोस्ट ऑफ करंट अफेयर मटेरियल्स, यू नो, दे गिव यू समरी एंड जिस्ट, बट वी आर गिविंग अनफिल्टर्ड, दैट मीन्स article as it is whole. What we believe that a student should read newspaper, read the article to generate the perspective, get an insight and connect with the general studies papers. तो ये मैं मानता हूं कि एक होता है कि जहां आपको समराइज नोट्स मिल जाते हैं, आप समराइज नोट्स को पढ़ते हैं और उसको याद करके जाते हैं या आंसर राइटिंग में हेल्प होता है। मैं ये बात मानता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि अगर आप अखबार पढ़ने जाएं, द हिंदू पेपर, आप 2 घंटे से कम टाइम नहीं लगेगा अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें कि आपको पेज 1 से लेकर पेज लास्ट तक कम, मैं यही बता रहा हूँ कि 2 घंटे लगते हैं। अब उसमें ये होता है कि उसको न्यूज फिल्टर करना, तो हम लोग फिल्टरिंग करने का काम कर रहे हैं। मतलब आज के न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस है वो फिल्टर होकर यहाँ पर है, आर्टिकल्स यहाँ पर है। बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जो फिल्टर आर्टिकल्स होते हैं उनमें से भी फिल्टर करके वो पॉइंट वाइज देते हैं, समरी देते हैं, है ना, जो आपको पढ़ना होता है। अब 2 चीजें हैं, एक तो आपका टाइम बचा, वन दैट मीन्स यू नो विच आर्टिकल्स टू रीड एंड विच नॉट टू रीड, व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट। तो आपने 2 घंटे का टाइम को कम कर दिया आधे घंटे में, 30 मिनट्स, ये चीज हो गया। दूसरा यहां पर क्या है, सेकेंड एस्पेक्ट जो आता है, अब आर्टिकल्स का समरी तो आपको मिल गया, अब आप सोचोगे 30 मिनट्स का काम आपको 15 मिनट में कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने कर दिया, वो तो ठीक है, आपका टाइम बच रहा है। बट मैं ये बिलीव करता हूं कि कम से कम आपके पास आर्टिकल्स जो मिल चुके हैं 30 मिनट्स टाइम, तो 30 मिनट्स तो आप आर्टिकल्स तो पढ़ो, रीड दैट आर्टिकल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर थिंग्स आर देयर, जो मैंने पिछले सेशन में किया। और दिया यूट्यूब चैनल में, और ये जो चैनल में हम डिस्कस कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूसली हम लोग करने वाले हैं। एंड आई एम राइट नाउ इन देवघर झारखंड, कंटिन्यूसली मैं क्लासेस ले रहा हूं। आई एम टेकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास, ये यहाँ ऑफलाइन क्लास हो रहा है, एवरी मॉर्निंग यहाँ पर क्लास हो रहा है, मॉड्यूल चल रहा है, साइंस टेक मॉड्यूल भी है। सो वो सारी चीजें। अब हम लोग एक काम और कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और सब्जेक्ट टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनकी इंसाइट। सी आई एम ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ये सब एरिया में कवर कर सकता हूं। लेकिन जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, सिक्योरिटी, ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दिया के टीचर भी आए और वो करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में है या हेडलाइंस, उसको डिस्कस करें। दैट वी आर ट्राइंग टू डू इट। सो नाउ इफ यू सी फर्दर, अब मैं लेट अस गो विदाउट देयर। सो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आई वेलकम नीलम भाटिया मैम। शी इज फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, आईआर एंड ऑल दिस एरिया, एंड शी इज विद अस क्योंकि आज का दिन 26 नवंबर, 26 नवंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज बहुत खास दिवस है। क्या कोई मुझे बता सकता है, जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं, आज का दिन का क्या खास बात है? कैन एनीवन टेल मी राइट नाउ? अपने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि आज का दिन 26 नवंबर क्यों खास है। ओके, राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, राइट, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949।
and came into effect on 26 November 1950. 26 नवंबर 1950 में ये इफेक्ट में आया। और आज के दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आज का दिन इसलिए खास भी है। एक और चीज दोस्तों, आप सबको पता है नेशनल लॉ डे, टुडे इज नेशनल लॉ डे, एंड सिंस आई एम फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी, राइट, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ लॉयर, एंड आई एम द पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, तो दैट्स व्हाट आज का दिन मेरे जैसे वकीलों का, एडवोकेट्स का, या जो लीगल एजुकेशन फील्ड में है या ऐसे चीज, उनके लिए भी बहुत खास है। नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो 26 नवंबर बहुत खास है। और आज ये दिन इसलिए खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन विच हैज कम, दैट इज द 26 नवंबर। आज के अखबारों में एक चर्चा का विषय है प्रियम्बल को लेकर। इट इज अ मैटर ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग preamble of our constitution, which you read in Indian constitution, which you read in Indian polity। जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी, और वहां पर प्रियम्बल तो मस्ट है। तो यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो कि हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सब जगह आया हुआ है कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आया कि सेकुलरिज्म, जो वर्ड प्रियम्बल में है, इट इज देयर इंटैक्ट, है ना। और आप पढ़ते हो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके लिए हमारे साथ नीलम मैडम है जो अपने थॉट्स को बताएंगी, सारे चीजों को शेयर करेंगी आपके बीच में, और फिर मैं सारी चीजों पे आऊंगा। थोड़ा बैकग्राउंड को तो मैं पहला आपको आर्टिकल दिखा देता हूं। लेट मी गो टू द आर्टिकल फर्स्ट। ये आर्टिकल है, लेट मी फर्स्ट रीड द हेडलाइन। ये हेडलाइन है अभी। व्हाट इज हेडलाइन? सेकुलर सोशलिस्ट आर एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टे इन प्रियम्बल ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट। अभी आप सबको पता है रिसेंटली सीजीआई, अभी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट हुआ, और राइट नाउ सीजीआई ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर खन्ना, दिस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैज टेकन ओवर द चार्ज, और उनके द्वारा अभी जो बेंच है वहां से जजमेंट आ रहा है कि दैट सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। अब इस पे बहुत डिबेट बहुत सालों से चलता आया। मैं थोड़ा एक प्रीफिक्स बताता हूं। कई बार ऐसी बातें आती कि भारत, हिंदुस्तान, है ना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं का राष्ट्र है। अभी रिसेंटली बागेश्वर धाम आप सबको पता है बागेश्वर धाम, है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक बात रखा कि इंडिया को, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक अलग डिबेट है, ठीक है। देखिए आप, रिलीजन एक अलग पार्ट आता है, वो चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जब हम बात करते हैं संविधान का, वो अलग पार्ट आता है। लेकिन मैं पहले ये करता हूं, फिर मैं नीलम मैम के पास में आऊंगा, फिर उनसे मैं राय लूंगा सारी चीजें। पहला ये चीज है, आर्टिकल ये कह रहे थे, वर्ड सेकुलर डिनोट्स अ रिपब्लिक, गणतंत्र, राइट, रिपब्लिक दैट अपहोल्ड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्म के लिए एक जो है रेस्पेक्ट। देन ये आर्टिकल का सोशलिस्ट represents a republic, again republic, गणतंत्र, republic dedicated to eliminating all forms of exploitation, and all forms of exploitation to be eliminated, whether it is a social exploitation, political exploitation or economic exploitation। ये अभी आर्टिकल में लिखा हुआ है। A bench of Chief Justice संजीव खन्ना and Justice संजय कुमार interpreted। हम लोग जानना चाहेंगे कि नीलम मैम भी यहाँ जुड़ी हुई है कि इससे पहले भी क्या प्रेसिडेंट है। ये तो पहली बार ऐसी बात नहीं हुई है, और ये क्यों आया, कैसे आया ये चीज। क्योंकि ये देखो आप, ये करंट अफेयर्स है, हेडलाइन है हिंदू पेपर, बट आपको एज अ सिटीजन, एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड है, क्या उसके बारे में ये जानकारी होना चाहिए। सो मैं बिना टाइम गवाए, है ना, नीलम मैम को रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम विल शेयर हर थॉट। वो बताएंगे इसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों है, कैसे है, क्या है,
और उसके पीछे क्या क्या प्रेसिडेंट रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्ट थिंग। ओवर टू यू नीलम मैम, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिया यूट्यूब चैनल। Thank you so much, sir. Thank you. I hope I'm audible. यस, यू Uh, आर ऑडिबल। यस। Thank you so much. Thank you so much. And so, welcome students to DNF, a very important initiative by DIA. And again, this is important because current affairs plays a very important role in your exam preparation. But the idea here is not to give you just current affairs as a understanding of the article, but also some parts of the background story. So what I'll do is I'll decode the entire judgment for you and also give you a background story as to why this debate came up and what would be the important pointers for you to take away for your prelims as well as for your mains. All right. तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वर्डिक्ट आया क्या है। तो देखिए, वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पिटिशंस को डिसमिस किया है। What does this mean? There was some petition in front of the Supreme Court and Supreme Court said that this petition is invalid. Now, what was this petition? The petition actually was challenging the constitutional validity of 42nd Amendment Act. अब हम सबको पता है, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है, यू आर अवेयर ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बट इफ नॉट, प्लीज नो कि 1976 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव भारतीय संविधान में इससे आए थे। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक इंपॉर्टेंट बात यह की गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दो नए शब्द ऐड किए गए थे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए। अब ये वर्ड्स थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो आज जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वहां बेसिकली इस पर्टिकुलर एडिशन को चैलेंज किया गया था, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है इन डॉक्टर बलराम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डू आई नीड टू रिमेंबर द केस? यस, यू नीड टू रिमेंबर द केस। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आप चैलेंज कर रहे हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं होना चाहिए इंडियन प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये गलत है। इसीलिए अगर आप हेडलाइन देखते हैं तो वहां लिखा है दे आर इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इन्हें प्रियम्बल से नहीं हटाया जाएगा एंड दे विल बी कंटिन्यू टू स्टे इन द प्रियम्बल एंड वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। सो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हम जनरली बोलते हैं इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग प्रियम्बल देखकर मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी का पता चल जाता है। मुझे ये पता चल जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल बोलें और इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, तो इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट which tells you about the philosophy of the constitution, which tells you about the objectives of the constitution, and also tells you कि क्या principles हैं जिस पे हमारा देश बनेगा और हम इस संविधान से अचीव क्या करना चाहते हैं, मीनिंग इससे हम what are the goals that we want to achieve through this constitution। अब इस पे बहुत बार डिबेट हुई है, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और नॉट, इज प्रियम्बल अमेंडेबल और नॉट, इज प्रियम्बल जस्टिशिएबल और नॉट। तो ये तीनों सवाल भी आपको आने चाहिए। सो यू नीड टू नो दैट येस, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन। सेकेंड, कैन इट बी अमेंडेड? येस, इट कैन बी अमेंडेड, बट वी हैव टू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट हियर, which is called the Kesav Nanda Bharti judgment, which gave us the idea of basic structure। तो बेसिकली ये कहा गया कि आप संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग द प्रियम्बल, बट वाइल डूइंग सो you don't have to disturb the basic structure, meaning the basic ethos, the basic values of the constitution। Now you may think हमें कैसे पता चलेगा what is basic structure? That the court is to decide। So court हमें बताएगी what is a part of basic structure and what is not। Meanwhile, coming back to the article, so these two terms, socialist and secular, were added by 42nd Amendment Act, which came in 1976। अब पिटिशन ये बोल रहा था, सबसे पहली परेशानी पिटिशन में ये बताई गई थी कि जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, इट वाज द टाइम ऑफ इमरजेंसी। सो 1976 इज द इमरजेंसी टाइम इन इंडिया, नेशनल इमरजेंसी अंडर इंदिरा गांधी रूल। तो पहला जो मतभेद आया या पहला जो आर्ग्यूमेंट रखा गया बाय द पिटिशनर्स, वो ये था कि ये जिस समय पर आया वो कंट्रोवर्शियल है। तो इमरजेंसी के समय में एक अमेंडमेंट का आना और प्रियम्बल में इन दो शब्दों को ऐड करना इज नॉट राइट, एंड ये क्वेश्चन मार्क लगाता है ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ दिस अमेंडमेंट।
ये था पहला आर्ग्यूमेंट ऑफ द पिटिशनर। हमें एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बातें समझनी है ताकि हम अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर कर सकें। सो पहला जो पिटिशनर का प्रॉब्लम था वो ये था कि ये इमरजेंसी के दौरान आया, इसीलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए ऑन द लेजिटिमेसी, पॉइंट नंबर 1। सेकंड उनका ये कहना था कि भाई एडिंग द वर्ड सोशलिस्ट, हमने इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि सोशलिज्म की वजह से प्राइवेट सेक्टर को वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। इसीलिए इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती। देयरफॉर इस वर्ड का ऐड होना इज नॉट द राइट थिंग टू डू और इसको हटा दिया जाना चाहिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि हमने इस अमेंडमेंट से, इस बदलाव से प्रियम्बल में रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि हमने बैकडेट में जाकर प्रियम्बल को बदला। प्रियम्बल तो जैसे सर ने बताया 26 नवंबर 1949 वी हैड इट, सो हम पीछे जाकर उसमें बदलाव कर रहे हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। ऐसा पिटिशनर्स का कहना था दैट वी हैव डन दिस रेट्रोस्पेक्टिवली एंड देयरफॉर इट इज क्वेश्चनेबल। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पिटिशनर साइड का क्या आर्ग्यूमेंट था, पिटिशन में क्या लिखा हुआ था। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि दिस इज व्हाट द वर्डिक्ट इज ऑल अबाउट। तो कोर्ट ने सबसे पहली बात ये बोली कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को पहले ही एक बार बहुत डिटेल में रिव्यू किया जा चुका है बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, विच इज 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो जो भी बातें 42nd अमेंडमेंट एक्ट की सही नहीं लगी थी उनको वैसे ही 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। तो अगर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड सही नहीं होते तो उसे पार्लियामेंट 44th अमेंडमेंट से ऑलरेडी सही कर चुकी होती। बट सिंस हम कंटिन्यू करते हैं, इट मीन्स दैट इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि इसे रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। जस्टिस संजीव खन्ना का इसमें देखिए, वी डोंट हैव टू गेट पर्सनल हियर कि सही क्या है गलत क्या है, वी हैव टू गो वेरी वेरी ऑब्जेक्टिवली एंड थिंक ऑफ इट फ्रॉम व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज टू से। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें पर्सनल इमोशंस ना डालें, ना ही इसे कोई एक बायस्ड व्यू पॉइंट से देखिए, इसे सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखिए, बिकॉज यू पीपल हैव टू आंसर इट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो जस्टिस खन्ना का यहां पर ये कहना था कि एक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 368, जो बात करता है द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स द पार्लियामेंट कैन मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और चेंजेस तो रेट्रोस्पेक्टिव ही होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आज तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो लिखी हुई बातों को चेंज करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली ऐड किए गए, दिस होल्ड्स नो ग्राउंड, बिकॉज ऐसे तो फिर हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को क्या चैलेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली ही आए हैं। So we can't really go by the idea that it is retrospective in nature, because by that logic, every amendment in the Indian Constitution is retrospective. तो उन्होंने इस बात को भी यहाँ पर जो है कैंसिल आउट कर दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट कि एक बार लिख दिया और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते कभी भी। क्योंकि वो लिविंग डॉक्यूमेंट है तो समाज के बदलने और उसके एवोल्यूशन के साथ साथ हम प्रियम्बल में, संविधान में बदलाव लेकर आ सकते हैं इफ इट अलाइंस विद द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर यही किया गया, हमने इन शब्दों को इसीलिए ऐड किया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज से अलाइन करती है। ऑलराइट, एक बात और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने करी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली हमें इन दोनों टर्म्स के मतलब भी समझाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर करा कि भाई सेक्युलर और सोशलिज्म का मतलब क्या है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंडियन सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सोशलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने ये बोला कि देखिए हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसमें स्टेट इज नॉट अपोजिंग एनी रिलीजन नॉर इज एंडोर्सिंग एनी रिलीजन, सो वी आर मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस yet helping whenever required। तो हमारे यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फॉलो होता है, जहां हम ये बोलते हैं कि हम ना तो किसी एक रिलीजन को एंडोर्स करेंगे, ना ही एक किसी रिलीजन को जो है हम अपोज करेंगे। सो वील मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, बट वेर एवर रिक्वायर्ड
we will intervene wherever required. We will maintain the sanctity of the constitution. Point number one. सेकेंड, सोशलिज्म टर्म को भी कोर्ट ने बहुत अच्छे से समझाते हुए ये बोला कि आप ये मत समझिए कि हमारा सोशलिज्म वेस्टर्न से सोशलिज्म है। तो आपका जो ये कहना है कि हमारा सोशलिज्म प्राइवेट सेक्टर को हार्म पहुंचाता है या इकोनॉमिक पॉलिसीज को हैम्पर करता है, ये गलत है। क्योंकि इंडिया का सोशलिज्म मिक्स्ड मॉडल वाला सोशलिज्म है, जहां हम ये बोलते हैं कि हम किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को डाउन टर्न नहीं करेंगे, उनको कॉन्स्ट्रेन नहीं करेंगे। वी विल अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू एंड एट द सेम टाइम द पब्लिक सेक्टर विल कंटिन्यू। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हमें समझाया कि हमारा जो सोशलिज्म है वो आइडिया पर बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब ये वर्ड आप जरूर याद रखिए अपने एग्जाम के लिए। कोर्ट ने क्या बोला कि हमारा सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी राज्य, उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो विच मीन्स दैट वी हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर, वी हैव टू बी इंक्लूसिव, but at the same time we follow mixed model of economy where we allow private sector to continue and at the same time we ensure that nobody is left behind. So you have scholarships, so you have pensions, so you have programs like Ayushman Bharat. The idea is to take everybody together. So now if we summarize everything, court का कहना था, we coming back to the headline and making a full circle, कोर्ट ने कहा कि आपका जो चैलेंज है टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इट इज नलिफाइड. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. They are inalienable part of the constitution and they'll continue to stay in the preamble for the reasons that I just explained to you. In fact, कोर्ट ने ये भी कहा that they are part of the basic structure and therefore we are not allowed to do away with these two words. तो अगर हम कंक्लूड करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और ये कहा that the petitioner's argument is dismissed on the following grounds. So this was my attempt to summarize it for you in these bullet points. प्लीज ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि आपको डॉक्टर बलराम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखना है, आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, उसका ईयर 1976 याद रखना है, प्रियम्बल क्या है ये याद रखना है, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म क्या है. एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 368 का भी मेंशन हुआ जजमेंट में, which is about the amending power of the constitution. Also remember the word living document जो कोर्ट ने यूज किया, जो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So sir, that was from my end. Thank you so much. Thank you so much here. Exactly what you said here. That was really, very, very important perspective you have given there. है ना, यहाँ पर जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया है और यही आर्टिकल में है. जो आपने बताया वही चीज अभी आर्टिकल में भी दिया हुआ है. मतलब जो what is the thing here, same thing has been given in the article here. तो यहाँ पर जो चीजें हैं जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैम ने यहाँ पर किया है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है कि ऐसे जो आर्टिकल्स हैं जब भी ये न्यूज में आता है आप इसको पूरे अच्छे से पढ़िए और इंडियन पॉलिटी जो आपने जीएस में पढ़ रखा उसके साथ जोड़ना है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नीलम मैम ने बताया कि भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है. ठीक है, कई बार क्या होता है वी एड आवर ओन सेंटिमेंट्स, आवर ओन थॉट प्रोसेस. तो दैट इज नॉट, यू हैव टू जस्ट लुक एज अ रैशनल थिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द जजमेंट, व्हाट इज द बेंच हैज सेड और उनका आर्गुमेंट क्या रहा है, उस पॉइंट पे सोचना है. ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस और एनी काइंड ऑफ मलाइस or any kind of a favor or any kind of thing. You have to look from a particular point of view of Indian Constitution and from legal point of view. That is what comes. अभी जो मैम ने बताया वो भी यहाँ दिया हुआ है. Constitutional power, amendment power, Article 368. जब आप हिंदू पेपर पढ़ेंगे यहाँ लिखा हुआ है, Court explained that the Constitution was a living document. मतलब नीलम मैम ने जो कुछ भी अभी बताया वो सारे चीजें इस आर्टिकल में, एवरीथिंग इज इन आर्टिकल. तो मतलब कहने का मतलब ये एक आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करो कि 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम में आप बैठते हो और वहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप जाओ प्रीवियस क्वेश्चंस, जस्ट रिव्यू पीवाईक्यूज, आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है ना, उसमें क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है. थैंक यू नीलम मैम फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम
इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं आई विल कंटिन्यू My विथ माय, pleasure. हाँ यस थैंक यू, आई कंटिन्यू विथ माय अदर आर्टिकल्स। Yes, सो sir. Thank you. रियली वेरी थैंकफुल टू यू Thank फॉर you so गिविंग, much. Thank you. Thank you. All the thanks best, a lot. everyone. Yes, I'll see you later on. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Take. So, my dear students, this article in DNF of DIA, please go through it. It's a very, very important for the examination. Okay. Now let's go to the next topic. Rohingya in Bangladesh mobilized to fight alongside Myanmar's military. ये आर्टिकल है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर ये आया हुआ रोहिंग्या, रोहिंग्या को लेके आपको पता है ये जो बात हो रही है बांग्लादेश में एंड पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो जो है, तो यहाँ पर उसके बारे में सॉरी आर्टिकल्स हैं जो इस बारे में बात किया जाए। अभी ये क्या आर्टिकल आ रहा है कि दिस कॉक्स बाजार इन बांग्लादेश वेयर दिस रेफ्यूजी कैंप वेयर रोहिंग्यास आर देयर, क्योंकि म्यांमार वेयर यू नो द कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस रोहिंग्या मुस्लिम्स हु हैव कम टू बांग्लादेश, कॉक्स बाजार द रेफ्यूजी वन। तो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का नाम दिया है रफीक, जो कि बोट के द्वारा बांग्लादेश सुंदरबन एरिया, दैट्स बे ऑफ बंगाल एरिया के द्वारा ही वेंट टू द म्यांमार साइड टू द मिलिटेंसी कैंप्स टू जॉइन दैट काइंड ऑफ कैंप। तो हिंदू पेपर हैज कवर्ड दिस वन, ये आईआर के लिए, किसके लिए, इंटरनेशनल रिलेशन अबाउट रोहिंग्या रेफ्यूजी इश्यूज and the other kind of law and order issues, not only from India but it is also talking from our neighboring country Bangladesh perspective. तो यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ क्या लिखा हुआ है, thousands of Rohingya insurgents have emerged from camps in Bangladesh, Cox's Bazar. Insurgent coming from there, joining such kind of insurgent militancy camps and waging a war against the Bangladesh or other country like India also there. Where recruitment and violence have surged this year. Recruitment, insurgency group, militancy group, they're recruiting this kind of Rohingyas. आपको पता है यूथ क्यों अट्रैक्ट होता है ऐसे जगह पे, क्योंकि वो ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप या ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप फायदा लेते हैं उनके इमोशंस का, कि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, हम बदला लेंगे, हमारे साथ आओ, विल टेक द रिवेंज। तो वो ये घटना जो है, तो फ्रॉम रोहिंग्या पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां पर क्या पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड अफेयर्स, यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देयर। ये सारी चीजें अबाउट 2000 पीपल हैव बीन रिक्रूटेड यहां पर जी, राइट। तो यहां पर ये चीज है, दिस इज व्हाट गिवन हियर। तो यू हैव टू जस्ट गो टू देयर सिटीजनशिप स्टेटस या जितने भी चीजें हैं, चाहे वो बांग्लादेश के बारे में हो या इंडियन एस्पेक्ट की बात हो, रोहिंग्या इश्यू, तो ये एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी एक टाइम पे ऐसा मैं करूंगा कि जहां पर अगेन वी विल इनवाइट सम एक्सपर्ट्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन टू शेयर देयर थॉट्स ऑन इट, ऐसे इश्यूज में। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ अनदर थिंग इन डेली न्यूज फीड इज दिस वन, COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 बाकू क्लाइमेट समिट अजरबैजान, जो मैंने कल डिस्कस किया था, लास्ट डीएनएफ का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें मैंने बताया था, और मैंने बताया था आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट इंटायर सेशन ऑन COP29, कि इसमें COP29 जो संडे को कंक्लूड हुआ है, लास्ट संडे इट हैज गॉट कंक्लूडेड, COP29 का क्या आउटकम रहा है एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्शन प्लान टू फाइट क्लाइमेट चेंज has been placed by governments, तो उसके बारे में हम लोग अलग से सेपरेट सेशन करेंगे। बट लेट मी कम टू द आर्टिकल हियर। यहाँ जो आर्टिकल है क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, अगेन इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, जो मैंने कल बात किया था, $300 बिलियन दैट कमिटमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ है COP29 डील्स ऑन फाइनेंस एंड कार्बन मार्केट, यू नो दैट कार्बन क्रेडिट सिस्टम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। अब एक नई चीज आगे SDM, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो आपको फिर जीएस में जाना है, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जीएस, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, SDM, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है आपको पता होना चाहिए। यहां तो ये क्लाइमेट चेंज समिट है जहां गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया एंड दे आर कमिंग अप विद सम काइंड ऑफ अ डील फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो पार्ट है यहाँ पर, नाउ सी ये डिलीवर क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। तो ये कहा जा रहा है कि बाकू का जो रिजल्ट हुआ है डील, $300 बिलियन a year, that will is a base one which will get scale up to $1.3 trillion to developing countries, annex one countries, industrialized countries giving to developing countries। तो उसके बारे में यह बात किया जा रहा है, जो प्लेस है, कहा जा रहा है कि ये इतना नहीं है कि जिससे हम क्लाइमेट चेंज फाइट कर सकें। तो वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है। तो दिस इज अनदर आर्टिकल विच यू रीड, यू गेट एन आइडिया अबाउट दैट वन। तो यहां पर ये चीज आता है
कि how much money has been placed by developed industrialized countries. Now again the same thing. Another thing, this Hindu paper again about जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो नीलम मैम ने डिस्कस किया, the constitution has always been secular both in spirit and in letter. जैसे मैम ने बताया कि पार्लियामेंट की कमिटी भी इसको रिव्यू भी किया गया, तो यू नो दैट हियर, अब जैसे ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है, चाइल्ड रेस्पेक्ट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब है ना, भीमराव अंबेडकर वहां पर है, तो ये चीज है। ये आर्टिकल 2016 का है, 2016 का आर्टिकल। What Hindu paper, the Hindu paper has given this article, this was published in 2016 edition, that time of the Hindu paper. सेम आर्टिकल को द हिंदू पेपर ने आज एडिटोरियल पेज में दिया है, इसी बात पे डिस्कशन पे कि सेकुलर और सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट दो वर्ड्स है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन है। तो ये ऐसे राइटिंग, निबंध लिखने में, जीएस के पॉलिटिक क्वेश्चन लिखने के लिए मेंस एग्जाम के लिए, वहां भी आपको काम देगा। इवन एथिक्स का पेपर, वहां भी केस स्टडी वगैरह में ये पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करेगा, जो नीलम मैम ने पूरा समझाया और जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़े हो। प्लस ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम वहां भी काम देगा, देयर आल्सो इट विल हेल्प देयर। तो ये चीजें वहां पर उस समय कि वहां दिया हुआ संजय हेगड़े जो है उनके द्वारा ये उस समय भी जो हुआ गया था, है ना, वो पब्लिश हुआ था द हिंदू पेपर में। नाउ लुक एट हियर दिस वन, स्टबल बर्निंग, अनदर थिंग। दिल्ली इज गैस्पिंग, राइट। हर साल की तरह हर बार विंटर में दिल्ली बिकम्स अ गैस चेंबर, है ना, जो कि आपको पता है ओपन एडिटोरियल पेज के बाद, है ना, वहां पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉलम है हिंदू पेपर का, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो वहां पर ये आर्टिकल आया हुआ स्टबल बर्निंग, पराली को जलाने से जो धुआं, स्मोक, और उसका जो इंपैक्ट दिल्ली के पोल्यूशन में है, एयर पे है, उस पे हर साल आर्टिकल्स आते हैं। ऐसा ये नहीं है कि ये केवल इस साल का करंट न्यूज है, पिछले कई सालों से ये मुद्दा बना हुआ है, और लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया, जैसा का तैसा है। हर साल दिल्ली एनसीआर, है ना, वहां ब्रीदिंग और सांस लेने की समस्याएं, हेल्थ इश्यूज, और दिल्ली गवर्नमेंट को हर बार ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप, अगेन इन्वायरमेंट सब्जेक्ट, ये मैं क्लास में पढ़ाता हूं व्हेन आई टीच द सब्जेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वी डिस्कस अबाउट दिस दिल्ली एयर पोल्यूशन, स्मॉग, दिल्ली स्मॉग, और उसके जो ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दैट कम्स इनटू हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पर ये चीज है, व्हाट यू कैन सी द फार्म लैंड ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वेयर द फार्मर्स बर्न द स्टबल, मैसिव बर्निंग ऑफ स्टबल। सैटेलाइट डेटा हियर, यहाँ पर जो है सैटेलाइट डेटा, which satellite can capture which part of the land, which areas of agricultural land, farm lands have got this one. How a satellite used to track farm fires from the farm resulting from the stubble burning in Punjab and Haryana. What are the satellite used and how effective are they? कौन कौन सैटेलाइट यूज होता है, कितना इफेक्टिव है ये जो इमेजिंग होते हैं। Have the farmer worked their way around the tracking methodology? क्या किसानों ने कोई रास्ता निकाला कि वो बच सके, कि ये सैटेलाइट जो इमेजेड डाटा आता है और किसानों पे फाइन लगे या गवर्नमेंट एक्शन ले, क्या उससे किसानों ने बचने का तरीका निकाला है? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। तो नाउ वी सी हियर दिस वन, कि एयर क्वालिटी ऑफ दिस वन, व्हीट सोइंग सीजन, गेहूं को रोपने के सीजन से पहले जो स्टबल पराली है उसको जलाने का यहाँ पहले दिया। तो ये फायर्स काउंटेड कैसे करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जो है खरीफ जो है फार्मर पंजाब हरियाणा, है ना, क्या राइस को, सो राइस, है ना, धान और गेहूं, जो धान के लिए सो राइस इन द खरीफ सीजन, और हार्वेस्ट करता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ हार्वेस्टिंग सीजन देयर नवंबर मंथ, तो दे आर यूजिंग द समर मॉनसून टू क्वेंच द क्रॉप्स हाई वाटर डिमांड, राइस इज हार्वेस्टेड। उसके बाद क्या आता है, गेहूं का समय आता है, तो जो भी वो पराली है, स्टबल है, उसके बाद अभी आप देखो इसमें जो है कि नेशनल कैपिटल रीजन में टॉक्सिक पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ वेरी फाइन साइज, डायमीटर, है ना, 1.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये जो है, ये नासा का सैटेलाइट जो है, नासा का सैटेलाइट्स है एक्वा एंड सुओमी एनपीपी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। दिस आर्टिकल इज लिंक्ड विद बोथ ऑफ देम। सो हियर नासा सैटेलाइट जो है, ये दो सैटेलाइट्स है जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है।
जिससे ये फार्म फायर, ट्रैकिंग of agricultural land, farm fires, that is the burning of stubble. Burning of stubble, ये जो चीज है पंजाब और हरियाणा, तो ये दोनों सैटेलाइट नाम, कई बार जब आप आर्टिकल पढ़ते हो कोई ऐसे नाम आते हैं, सैटेलाइट का नाम आता है, कोई भी आता है, तो आपको याद रखना है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो नाउ इफ यू सी हियर दिस नेम गिवन हियर, या दो नाम है, एक्वा एंड दूसरा नाम है सोमी एनपीपी. तो एक्वा एंड सोमी, दिस नेम ऑफ द सैटेलाइट एक्वा एंड सोमी. थ्रू दिस एग्रीकल्चर लैंड फार्म फायर, जहां पर किसान जो बर्निंग ऑफ स्टबल किया जा रहा है, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है. आज हमें जानकारी मिल सकता है कि कहां कहां कैसे चीजें हैं, वो हम इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है. तो ये आर्टिकल में इसके बारे में बातचीत हो रही है, दिस बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो नाउ व्हेन यू कम टू दिस आर्टिकल हियर, ये जो आर्टिकल है, अब आप देखो यहां पर ये फोटोग्राफ्स है, यू कैन सी हियर entire northern plains here this side and northwest Punjab, Haryana, northwestern side. जो ये red, what you see the red dots, these are the fires. There's a farm fires, agriculture land fires हैं हम, जिनको यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है. That information being obtained here. तो ये चीज वहां पर है. तो ये over the decade ये सारा यहाँ पर आता है, इसमें कंटिन्यूसली ये इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर. और कैन इंडियन सैटेलाइट हेल्प? अब यहाँ पर क्या है, CAQM होता है, दैट इज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग. You know that CPCC, Central Pollution Control Board, और उनका जो एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, दैट एम्बिएंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. तो दैट वो डाटा जो है यहाँ पर. अब यहाँ पे एक और चीज है, इसरो आस्किंग टू डेवलप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू मेजर बर्न्ट एरिया. कि क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, कितना एरिया बर्न्ट हो रहा है, उसको हम सैटेलाइट के थ्रू कैसे पता करें, उसका क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत हो रही है. और प्रेजेंट बर्न्ट एरिया अवेलेबल ओनली वंस इन एवरी 5 days. अब यहां पे एक और नाम आ रहा है नासा का. वन इज अ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ना अनदर वन इज अ ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. सैटेलाइट सेंटिनल. What is सैटेलाइट सेंटिनल? इसका जो होता है, ये जो डाटा है, दैट इज दिस फार्म एरिया, फॉरेस्ट, जहां पर फार्म में जो आग लगाया जा रहा है, दिस फार्म फायर्स, दिस डेटा इज ऑब्टेन्ड एवरी 5 days. ये 5 दिन में एक बार ये जानकारी मिलता है, एवरी 5 days, जो उसको ट्रैक किया जाता है, एवरी 5 days दिस डेटा इज ऑब्टेन्ड. तो अब यहां पे कि कितना एरिया है, दैट मीन्स कैन बी, है ना, दिस एरिया, है ना, कवरेज, कि कितने दूर तक, कितने एरिया तक दैट फायर इज देयर, है ना, दैट एस्टिमेशन, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कितने लेवल पे बर्निंग हो रही है, कितने लेवल पे बर्निंग हो रही है, कितना वहां से स्मोक, है ना, स्मोक स्टबल बर्निंग हो रही है, जो पराली जल रहा है, और कितना एरिया स्मोक के वहां से एमिशन हो रहा है, कि क्या हम उसका पता कर सकें. तो दैट इज एन आर्टिकल विच इज कवर्ड हियर इन द हिंदू पेपर. ये हिंदू पेपर भी आर्टिकल कवर हो रहा है. दिस व्हाट आर्टिकल टॉक्स अबाउट. एक और इस पे नाम है, इसरो का प्लान है कि वो डाटा जो है यहां पर बाय इंडिया, यहां पर क्या है, इनसैट 3DR. अगर हम इंडियन सैटेलाइट की बात करें, इनसैट 3DR बाय इंडिया, जियोकॉम्पसैट 2 AMI साउथ कोरिया का है. यहाँ सारे सैटेलाइट के नाम दिए गए. इफ यू सी फर्दर हियर, अगर हम इसमें देखें, दिस आर ऑल सैटेलाइट नेम गिवन हियर. पहला है इनसैट 3DR, विच इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. देन साउथ कोरिया का, इफ यू सी हियर, दिस इज जियोकॉम्पसैट 2 AMI, दिस इज साउथ कोरियन सैटेलाइट. Again we can monitor land and you can get all the data. Then you can see here Meteosat 9, Fengyun 4A4B, China. Even China has got this kind of satellite to monitor that kind of a fire on the land. Now you can see Himawari 8, Japan. Himawari 8, Japan satellite. This given here.
कैनॉट प्रोवाइड एक्यूरेट फायर काउंट्स। क्या बताया जा रहा है हिंदू पेपर का आर्टिकल में कि ये जो सैटेलाइट है, इंडिया का जो इनसेट 3DR जो इंडियन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग के तौर पे, हम मेट्रोलॉजी के तौर पे यूज करते हैं, एक्यूरेट फायर काउंट नहीं बता सकता है, कितने जगह पे कहां कहां फायर एक्यूरेटली नहीं बता सकता। इवन चाइनीज जो है मिटियोसैट फेंग योंग 4A 4B नहीं, बस साउथ कोरियन सैटेलाइट जो वो भी नहीं बता सकता, जियोकॉमसैट, एंड इवन जापान का हिमावरी 8, तो वहां भी नहीं पता चलता एक्यूरेट कितना है। लेकिन नासा का, राइट, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का जो सैटेलाइट्स है वो हमें डाटा दे सकता है, दैट कैन प्रोवाइड अस द एक्यूरेट डेटा। Even European Space Agency Sentinel can give us the data, but what is the problem with ESA? It doesn't give live data कि अभी जो फायर हो रहा है और इस टाइम का डेटा हमें नहीं मिल पाता है, वो 5-6 दिनों के बाद डेटा मिलता है। तो इसके पर ये आर्टिकल, दिस व्हाट द आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट, है ना, कि हमारा जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है उतना इफेक्टिव नहीं है कि हम उससे जो फार्म फायर्स को मॉनिटर कर सके। तो दिस इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट, ये जो आर्टिकल है द हिंदू पेपर, आज के पेपर में जो आया हुआ है इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन COP29, टॉक्सिक चैलेंज अवेट्स इन 2025 आफ्टर COP29 एंटी क्लाइमैक्स। जो नेक्स्ट जो है, जो भी $300 बिलियन का डील है कि क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे, इसको माना जा रहा है वीक डील है, इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डील, and how this money will go to the developing countries and poor countries, that's again the question mark. But बात यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की नहीं है, बात है एक्शन का, कि हम कंट्रीज जो कितने सीरियस हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उस पर बात यहाँ पर आ रहा है, कितना सीरियसली इस पे एक्ट करना चाह रहे हैं। तो उस पर ये आर्टिकल है, दिस इज व्हाट आर्टिकल यू कैन रीड हियर, कि अनविलिंगनेस ऑफ वेल्दी कंट्रीज टू ऑफर मोर मनी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। मैंने कल के सेशन में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट इज नाउ बैक, and US President Donald Trump, he is not very happy with the climate change Paris Agreement. Last time Donald Trump government has backed out of the Paris Agreement. Now again the Donald Trump is coming back in powers. तो US का क्या इसमें रुख होगा, कितना फाइनेंस वो देना चाहेगा अमेरिका, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो जो डेवलप कंट्री जिसकी जवाबदेही है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्री को पैसे दे क्लाइमेट चेंज के लड़ने के लिए, वो पैसे वहां नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर। दैट्स व्हाट कमिंग अप हियर। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। अभी मैं देवघर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं अभी पिछले 3-4 क्लासेस, लास्ट 3-4 क्लासेस, इवन टुडे मॉर्निंग आई टुक द क्लास ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एंड आई वाज डिस्कसिंग अबाउट टेलीस्कोप्स। नाउ दिस आर्टिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम Hindu paper, is again very important. Ladakh is a very important place for astronomical research, है ना। एस्ट्रोनॉमी के लिए, खगोल के अध्ययन के लिए हमारा लद्दाख जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह है, हाई एल्टीट्यूड एरिया। अब यहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया, ये जो है मेस इज अ टेलीस्कोप, MACE in Ladakh opens its one of a kind eye to cosmic gamma rays. Cosmic gamma rays, this gamma rays which emit from deep universe, like supernova explosion. When a star dies, burst, the gamma radiation which comes from there, cosmic source. Just 2 days back, I have discussed in my science and technology module in Devghar IAS Academy, Diya and the student, about Chandrasekhar Limit, named after Dr. Subramanian Chandrasekhar, Indian origin scientist who got Nobel Prize in Physics for their life series or life cycle of a star. So again, those kind of concept which you learn in science and technology, you have to connect here. जो आप क्लास में साइंस टेक के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, है ना, उसको यहाँ कनेक्ट करना है आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर आप देखो गामा रेज का जो 20 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, उसको वो एग्जामिन कर सकता है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पल्सार, पल्सेटिंग स्टार। When a star dies, जो चंद्रशेखर लिमिट है, when a star becomes more than 3 times mass of the sun after supernova, supernova होने के बाद जब more than 3 times mass of the sun होता है, तो उस केस में वहां पर जो है, तो that more than वहां पर जो आता है, तो क्या होता है उसमें ऐसा होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। What it convert into here? So let me just
गो इनटू दैट। इट बेसिकली जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन स्टार, स्टार मेड ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। और जब ये स्मॉल काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार स्पिन करता है, रोटेट करता है, इट गिव्स आउट द रेडिएशन, पल्सार, पल्सेटिंग स्टार्स, राइट? वहां से भी ऐसे रेडिएशंस आते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है ब्लजार्स एंड हाइपोथेटिकल डार्क मैटर पार्टिकल। ये मैंने पहले क्लास में, जब मैंने यहाँ देवघर आईएएस एकेडमी में दिया में मैंने एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट किया, वेरी फर्स्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी पे हर साल एक क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर इन एस्ट्रोनॉमी यू गेट वन क्वेश्चन, and I've been discussing all this concept in my classes. Dark matter, dark energy. Dark matter is a mystical matter, unknown type of matter, right? It has no interaction with light, neither absorb light nor emit light. ना तो वो absorb करता है ना तो emit करता है light को। और क्योंकि मैटर है, मास है, तो ग्रेविटी है, तो लाइट को बेंड करता है, बट इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और 27% ऑफ आवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ डार्क मैटर। और उसका एक अंडरस्टैंडिंग ये गामा रेज भी हो सकता है। ये जो टेलीस्कोप है मेस लद्दाख का, उसको स्टडी कर रहे हैं यहां पर। वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ हेनले। हेनले जगह है लद्दाख में, राइट? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हेनले, हाई एल्टीट्यूड एरिया है दिस लद्दाख, वेयर वी हैव अ टेलीस्कोप, वी हैव अ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स, जहां पर हम सारे इकट्ठा सारी जानकारी को पा सकते हैं। ये चीज वहां पर आर्टिकल इट इज गिवन हियर। 21 मीटर डिस्क एंटीना, रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, नॉट नॉर्मल टेलीस्कोप। एक तो नॉर्मल टेलीस्कोप होता है, एक होता है रेडियो डिस्क एंटेना बेस्ड होता है, जहां गामा रेज एंड सब किस ये स्टडी किया है। अक्टूबर 4 में इसको मेस को जो है, इसका नाम है द मेजर, एम स्टैंड पे मेजर, ठीक है? ए इज एटमॉस्फेरिक, सी इज चरम, दिस कॉल्ड चेरेनको एक्सपेरिमेंट। करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनको एक्सपेरिमेंट, मेस टेलीस्कोप, वहां पर उसके बारे में दिया हुआ है। और ये हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचाई पे है, दैट पार्ट इज देयर। तो ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये जो आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जस्ट गो थ्रू इट, गामा रे बर्स्ट वगैरह जो है ये जो। और यहाँ पर क्या है, डार्क मैटर के स्टडी के लिए, तो हमारे टेलीस्कोप भी डार्क मैटर। अब ये चीज है, दिल्ली एयर पोल्यूशन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड दैट स्कूल्स to be shut down because of young children will get severely affected because of health problem because of Delhi smog। दिल्ली के वायु प्रदूषण और स्मॉग के कारण जो बच्चों को, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन पे जो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बंद करना चाह रहे थे स्कूल। आपको पता है राजनीति, मैं पॉलिटिकल चीजें बात नहीं करूंगा, यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस का आपको पता है क्या थॉट है ना? लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना? सांसों की दिक्कत हो रही है, अस्थमा या सांस में दिक्कत हो रही है, यंग बच्चे परेशान हो रहे हैं, बूढ़े परेशान हो रहे हैं, सरकारों को कुछ जाता नहीं है। तो द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहा गया कि आप स्कूल करो, क्योंकि हम एजुकेशन बंद नहीं कर सकते ना। अब दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक समस्या बना हुआ है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोल्यूशन आ रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट का आ रहा है। मर कौन रहे हैं? दिल्ली वाले मर रहे हैं इसमें जो है, इनको कोई परवाह ही नहीं है। अब बच्चों का स्कूल तो हम बंद नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट शट डाउन द स्कूल्स ना। तो हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग, दैट्स व्हाट कम हियर। सेंटर ने दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइन दिया कि स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए, कि ऑनलाइन वे में टीचिंग हो। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनका अपना अपना अलग दिमाग, दुनियादारी चल रही है उनकी। बोले हम नहीं बंद करेंगे, हम कुछ बंद करेंगे, कुछ नहीं बंद करेंगे, क्लास 5 तक बंद करें, इसको नहीं करेंगे। तो अभी जो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुका है दिल्ली का, जहां पे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स फार एक्सीड हो चुका है, हाई लेवल जा चुका है। तो वहां पर ये चीज है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर परमिट्स हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग। थैंकफुली टुडे ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम हाइब्रिड क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, given the fact of Delhi air pollution, this part of it here। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, एक बॉडी है जो
Commission for Air Quality Management to immediately take a call on relaxing GRAP, Graded Response Action Plan Stage 4. तो अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? दिल्ली एयर पोल्यूशन कॉज बर्निंग ऑफ स्टबल और भी प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन साइट, दैट vehicular pollution, right? Industries, all these factors contribute to and the bad inclemental weather, winter times, fog, they all create the problem. Now, what is very important, this GRAP, Graded Response Action Plan. Depending on AQI, Air Quality Index, you know that 0 to 500 ppm, parts per million, और जैसे जैसे सिचुएशन सीवियर होता है तो उसके लिए जो एक्शन प्लान है कि जो गवर्नमेंट को लेना है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक, दैट्स गिवन देयर, वहां पर है, और उसके लिए बॉडी बनाई गई है CAQM. नाउ दैट कैन बी आस्क्ड, एंड ऑल सच बॉडीज व्हिच ऑपरेट बेस्ड ऑन व्हिच टू लॉज इन इंडिया, वन इज एयर पोल्यूशन एक्ट, राइट, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, और दूसरा एक्ट क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. भारत में अगर हम बात करें वायु प्रदूषण का तो दो बहुत महत्वपूर्ण कानून आता है. एक आता है प्रदूषण कानून जो है 1981 का लॉ है, और दूसरा क्या आता है जो अम्ब्रेला लॉ है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसका आता है. तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर है दिल्ली NCR. तो आपको कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपका एनवायरमेंट सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होना चाहिए. पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आता है, राइट. तो वही चीज है, अभी दिया में चल रहा है, अभी एनवायरमेंट मॉड्यूल भी चल रहा है, एंड देयर 50% डिस्काउंट फॉर 50 स्टूडेंट. तो आप चाहो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं दिया में, या नीचे दिए हुए नंबर है, तो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम. आई एम टेकिंग द क्लासेस, मैं क्लास में ले रहा हूं, तो वी कैन ज्वाइन देयर. तो उसके लिए यहाँ पर ये अभी जजमेंट आया हुआ है कि इसको किया जाए कि जहां पर व्हाट इज कॉल्ड हियर कि हाइब्रिड मोड ऑफ क्लासेस हो दिल्ली में, schools and colleges के. Now coming to this, Bhutan pitches Jelefu as biggest cooperative project. India and Bhutan relation, IR, international relation. Now if you see here, Prime Minister Narendra Modi inaugurates the first international global cooperative conference. Global cooperative conference. कई बार यूपीएससी पेपर में या कोई भी एग्जाम हो, कोई यूपीएससी की नहीं, स्टेट PCS, अभी आने वाले जो स्टेट PCS एग्जाम्स हैं, या वन डे एग्जाम में जीके, जनरल नॉलेज फ्रॉम करंट अफेयर्स, कॉन्फ्रेंस, समिट को याद होना चाहिए. कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आता है, तो अभी नई दिल्ली में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या इवेंट है यहाँ पर, ये चीज है, इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, IGCC न्यू दिल्ली में हुआ है. तो दिल्ली में हुआ है, करंट सिचुएशन द वर्ल्ड कैन बी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट. कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसका कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ है, इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस. करंट न्यूज, कई बार डायरेक्ट जीके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो देयर कम्स हियर नाउ हियर. तो पिचिंग द अपकमिंग जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी. अब आपको ये याद रखना है वर्ड जेलेफू, ये जो वर्ड है दिस जेलेफू, माइंडफुलनेस सिटी एज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इन भूटान. Prime Minister, their Prime Minister of Bhutan, Bhutanese Prime Minister, they are given here sharing top gay. Sharing top gay. Monday, he was grateful for India's support for the 2,500 square kilometer zero carbon city. Zero carbon city. Bhutan, a Himalayan state, very small country, and happiest people on the planet. सबसे खुश रहने वाले जो लोग हैं भूटान के, है ना. अब वो क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जीरो एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन एक सिटी बनाया जा रहा है जिसका नाम है जेलेफू. जेलेफू है ना, माइंडफुलनेस सिटी, वेयर भूटान, 2,500 स्क्वायर किलोमीटर, जीरो कार्बन एमिशन, सस्टेनेबल सिटी भूटान का. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, या क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर. तो यहां पर ये दिया हुआ ग्लोबल कार्बन जो कोऑपरेटिव मूवमेंट, जहां कोऑपरेटिव के थ्रू एक दूसरे के सहयोग के साथ, और इसमें इंडिया इज सपोर्टिंग सच प्रोजेक्ट, जहां पर ऐसे सिटी को बनाया जाएगा जेलेफू को. तो ये दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया सर्कुलर इकोनॉमी. व्हाट इज द वर्ड हियर, सर्कुलर इकोनॉमी.
an economy which is a sustainable form of economy, low carbon economy, which work on the principle of reduce, reuse, recycle, RRR, reduce, reuse, recycle. कि हम जो कचरा, कूड़ा करकट, मलबा, वेस्ट, that we can recycle it. Proper management of pollutants, proper management of waste, optimization of resources, sustainable use of resources. जो बोलते हैं ना वेस्ट टू वेल्थ, कि जहां हम मलबे से, वेस्ट से वेल्थ, धन क्रिएट कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, सर्कुलर इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, very important for mains exam, for prelims exam. Jelefu is one of the very important project on this direction. Again, environment subject, you have to connect with this one, है ना. यहाँ पर ये चीज है, ये अभी जो वहां पर बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ोगे, यहाँ पर ये चीज है. फिर यहाँ पर ये एडिटोरियल पेज है, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कोर्स, है ना. आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, राइट. व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट फेमिनिस्ट, महिलाओं का, राइट. फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, है ना. फेमिनिस्ट विचारधारा इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कोर्स. तो यहां पर ये दिया हुआ है, इज डेप्यूटी लॉ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला. व्हाट इज, ये आर्टिकल आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and other kind of role, you will find there were also women who were helping them, although they were very few in numbers, but उनका भी contribution रहा है. उस केस में यहाँ पर चीज है कि यहाँ पर जिस तरह चीजें जो इंडियन फेमिनिज्म पे लेकर, और आप देखो हमारा जो वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड जो हम बात करते हैं, या जो भी रिपब्लिक वर्ड करते हैं, जहां पर वेलफेयर स्टेट की बात होता है, विमेन, चिल्ड्रन, डाउन ट्रोडन पीपल, उन सबको वैल्यू दिया गया, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया, कि we have given that utmost importance to those kind of thing there. So that is being talked about. तो ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, right? It's a very very important article to get an idea, understanding of constitution, because today is the constitution day, है ना. यहाँ पर ये चीज है, तो आप इसको आप अच्छे से पढ़िए आप वहाँ आर्टिकल का. Now coming to this one again, climate change action, एडिटोरियल पेज में जो है $300 billion जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई है, उसी पे यहाँ पर दिया हुआ है कि रिटर्न टू एक्शन जो है कितना वो यूजफुल हो सकता है एक्शन. नाउ कमिंग टू वन अनदर थिंग, एडिटोरियल, शशि थरूर, राइट, कांग्रेसमैन, राइट. शशि थरूर's article on constitution. So here again, remember that. So I'm not talking about politics, I'm not talking about any kind of my promotion of any government or any political party, just an important thing from GS point of view, what you are trying to learn from there. So here is that the constitution still thrives. Let it show India the way. 75 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारे संविधान का, और है ना 75 years, 1950 और आज हम 2020 1949 में 26 नवंबर 1949 जो है, 26 नवंबर 1949 इंडिया adopted constitution, and today आज today 26 नवंबर 2024, 75 years, 75 वर्ष हो गए. कि बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, यू कैन गेट क्वेश्चन इन द एग्जाम. 75 साल, 75 years किसका, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का, एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टुडे 26 नवंबर 2024 इज 75 years, 75 साल पूरे हो गए. 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया, और आज 26 नवंबर 2024 75 वर्ष हो गए, 75 years हो गया. उसमें ये लैंडमार्क डे है. तो वहां पर वही कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संवैधानिक देश है, तो वहां अभी भी थ्राइव कर रहा है. बहुत सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं, बट दे आर वर्किंग देयर. तो ये इट इज अ वेरी गुड आर्टिकल विच यू कैन रीड देयर, है ना. इसको आप पढ़ सकते हो आप विदाउट गेटिंग बायस. अब नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, केरला गर्ल टेक्स taekwondo to Kilimanjaro, Ice world record. This girl, Anna Mary, taekwondo, where Mount Kilimanjaro. Where is Mount Kilimanjaro? Africa.
अफ्रीका, अफ्रीका का जो माउंटेन है, पर्वत है किलिमंजारो, यू हैव रेड इन ज्योग्राफी। सो माउंट किलिमंजारो में वहां ताइक्वांडो, दिस गर्ल एना मैरी परफॉर्मिंग ताइक्वांडो एट माउंट किलिमंजारो। कई बार ऐसे जनरल नॉलेज जीके कहीं ना कहीं न्यूज में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सी हियर 13-year-old girl from Alapura, LAP, right? Anna Mary, she is 13-year-old teenager girl from Tirthala in Alapura, has climbed Mount Kilimanjaro, right? Reaching Stella Point, what is called Stella Point, 5,756 meter above mean sea level, or you can say 18,885 feet above mean sea level. She has climbed Mount Kilimanjaro, right? Of the summit, the highest freestanding mountain in the world and the tallest peak in Africa. सबसे ऊंचा पिक है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, वो वहां पर क्लाइंब की है। 13 साल की लड़की है और वहां ताइक्वांडो के लिए। तो ये चीज एंडोरेंस को बताता है। कई बार होता है जनरल नॉलेज के जीके टॉप वन डे एग्जाम वगैरह अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां उसके कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आता है, तो दैट यू कैन रीड अबाउट इट हियर, जो हम लोगों ने यहाँ पर डीएनए पे दे रखा है। तो मेरा कहना ये है कि व्हाट आई वांट टू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो यू आर इन अ मच सेफर ग्राउंड। अगर आपने रोज एक बार देख लिया न्यूज का डीएनएफ और उसके डिस्कशन आपने पढ़ लिया, इट रियली हेल्प्स यू, क्योंकि 365 डेज इन अ ईयर, एक साल में पूरे इतने सारे दिन है, इतने न्यूज आते हैं, यू आर इन अ सेफ ग्राउंड, है ना, आप सेफ ग्राउंड पे हो, यू आर इन अ वेरी वेरी सेफ ग्राउंड, और आपको हेल्प हो सकता है। ये जो इनिशिएटिव है देवघर आईएएस एकेडमी दिया का जो है, इसी चीज के लिए है कि वी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स बेटर। अब ये चीज पक्का है कि देखो, आप एक दिन में हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सारे आर्टिकल्स आप उसको पूरा डिस्कस नहीं कर सकते पूरे डिटेल में, बट यस आप आइडिया दे सकते हो। ये सारी चीजें आपके पास डीएनएफ है, आप जुड़िए हमारे साथ, वहां पर आप ये डाउनलोड कीजिए डीएनएफ को, पीडीएफ को, एंड गो थ्रू इट। और ये जो लाइव सेशन हो रहा है यूट्यूब चैनल में, तो उसको आप वॉच कीजिए एंड रीड दिस वन, so that every day you are up to date. Any competitive exam, whether it's a UPSC exam, state PCS exam, or any exam, you are prepared with it. आप उसको prepared हो वहां पर, तो anything you have, तो please go into that. और अभी मेरा साइंस टेक का मॉड्यूल चल रहा है, if you want to join, you can join it. You can inquire this number is given 9162500508. Again I'll meet tomorrow. कल फिर हम लोग मिलेंगे और कल का जो डीएनएफ है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जज्बा, इस लड़की की तरह जज्बा होना चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है, ये जज्बा होना चाहिए। माउंट किलिमंजारो फतह, कोई भी लाइफ का गोल हो उसको ताकत दिखाना है। 13 साल की लड़की है ना, शी हैज क्लाइम्ड अप माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। तो यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है? अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं करना है तो करना है, आईएएस बनना है तो बनना है, कौन रोकेगा मुझे? हु विल स्टॉप मी? जज्बा ये होना चाहिए, एंड रेडी टू वर्क हार्ड, एंड यू विल क्वालिफाई। यूपीएससी इज वेरी सिंपल एग्जाम, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ना इसको तमाशा बना कर रख दिया है, उनको पूरा बाजार बना रखा है, पैसे का खेल, 1.5 लाख 2 लाख फीस ले लेके, और जो मटेरियल कर करके बच्चों को दिमाग ब्रेन वॉश कर करके, है ना, यूट्यूब वीडियोस और ये सब इन्फ्लुएंसर्स दिमाग खराब करके रख दिया स्टूडेंट्स को। वो सब चीजें, जो सिंपल अप्रोच रखेगा ना लाइफ में, वो हैज अ सिंपल अप्रोच टू प्रिपरेशन, व्हाट आर रिक्वायर्ड, और अपना मेहनत करते जाएगा, यूपीएससी का हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। एवरीथिंग विल बी सिंपल पार्ट ऑफ इट। और उस केस में दिया इज नाउ टेकिंग द लीड। ठीक है, इट विल टेक टाइम बट वी विल रिवोल्यूशनाइज इट, इतना पक्का है, विल डू दैट। ठीक है, सो एनीवे एवरीवन, सो विल मीट अगेन टुमारो एंड विल डिस्कस दैट। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, है ना, हमारा देश का संविधान हमेशा रहेगा, चाहे हम रहे या आप ना रहे, संविधान रहेगा, राइट? जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, टेक केयर।
Good night. Bye.